हेलो गाइज, वेलकम बैक इन केमिस्ट्री क्लासेज ऑफ एएससी फॉर 12th। आज हम लोग 12th की क्लास के लिए जो डी ब्लॉक एलिमेंट के प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे, उसी प्रॉपर्टी में आगे बढ़ेंगे। कल वाले वीडियो में हम लोग 7th प्रॉपर्टी के बारे में बात किए थे। उसके बाद की वीडियो कुछ और प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग याद करने के लिए इसको पॉइंट वाइज नोट्स बना करके लिख लेंगे तो आपको हो जाएगा, और इस प्रॉपर्टी को डील भी हम लोग कर लेंगे। तो इसमें आप देख रहे हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट में नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो कल के बाद दी गई है, तो उसमें है कि मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स आर पैरामैग्नेटिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देखिए, नेचर में कल भी हम लोग बात किए थे, सिंपली एक लाइन लिखे हुए थे कि ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं उनकी दो कॉमन प्रॉपर्टी पाई जाती है कि वो कैटालिटिक एक्शन शो करते हैं, कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, यानी कैटालिस्ट की तरह बिहेव करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट मेटल्स भी और उनके कंपाउंड्स भी बहुत सारे। अब उसके साथ हम लोग ये भी देखे थे कि ये नेचर में पैरामैग्नेटिक होते हैं। आप 11th में पढ़े होंगे डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक या और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेज के बारे में, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा उसको रिकॉल कर लेते हैं। बेसिकली सब्सटेंसेज जो होते हैं मैग्नेटिज्म के आधार पर बेसिकली दो पार्ट में बांटे जाते हैं। एक होता है डायामैग्नेटिक और एक होता है पैरामैग्नेटिक। आप याद रखने के लिए मैं आपको बता दूं, एक सब्सटेंस होता है, एक नेचर होता है ऐसा कि जिसमें अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके उसके अंदर सब्सटेंस के पार्टिकल्स को रखते हैं, मॉलिक्यूल्स को रखते हैं या सब्सटेंस को रखते हैं, तो कुछ में डाइवर्ट डेविएट होने की टेंडेंसी पाई जाती है, दूर होना चाहते हैं, डिस्टेंट होना चाहते हैं, रिपेल करते हैं उनके पार्टिकल्स। और कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसमें अट्रैक्ट करते हैं। तो अट्रैक्शन में भी अधिकांश में होता है कि जनरली अट्रैक्ट करते हैं, मतलब थोड़ा अट्रैक्ट करते हैं, और उसी में कुछ ऐसे भी होते हैं जो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं। रिपल्सन सिंपल, अट्रैक्शन सिंपल और अट्रैक्शन। तो रिपल्सन की बात करें तो रिपल्सन होता है डायामैग्नेटिज्म में। याद रखने के लिए डी से डायामैग्नेटिक और डी से हिंदी में हम उसको दूर बोलते हैं, या अंग्रेजी में बोले तो डिस्टेंट। तो डायामैग्नेटिक डिस्टेंट जाएगा, दूर जाएगा, डिस्टेंस मेंटेन करेगा। और P मीन्स पैरामैग्नेटिक, तो पैरामैग्नेटिक पास आएगा, पास मीन्स नज़दीक। तो जब एक्सटर्नल फील्ड के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है, तो जब पार्टिकल्स दूर दूर होने लगते हैं तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग रिपेल करते हैं, तो उस प्रॉपर्टी को हम डायामैग्नेटिज्म कहते हैं, और ऐसे सब्सटेंस डायामैग्नेटिक कहलाते हैं। वैसे ही जब मैग्नेटिक फील्ड में नज़दीक होने लगते हैं पार्टिकल्स एक दूसरे के, अट्रैक्ट करने लगते हैं, तो वहाँ पर उनको कहते हैं पैरामैग्नेटिक, और उस टाइप के सब्सटेंस को पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। और यही पैरामैग्नेटिज्म जब स्ट्रॉन्गर होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्गर होता है, ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं लेकिन सिंपली नहीं करके ज़्यादा स्ट्रांगली करते हैं, तो वैसे सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, और उस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं फेरोमैग्नेटिज्म। तो जो पैरामैग्नेटिज्म होता है, अट्रैक्शन की जो बात आती है, तो ट्रांजिशन मेटल में ये प्रॉपर्टी पाई जाती है। और ये पैरामैग्नेटिज्म होने का कारण क्या है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंस, और जितना ही अधिक संख्या में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है किसी एटम के अंदर, किसी एलिमेंट के एटम के अंदर, तो वो एलिमेंट उतना ही ज़्यादा पैरामैग्नेटिक होता है। तो ट्रांजिशन मेटल में ज़्यादा होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये ज़्यादा पैरामैग्नेटिक होते हैं, यानी पैरामैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी ये दिखाते हैं। तो वही हम लोग लिखे हुए हैं कि मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स आर पैरामैग्नेटिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। द स्पीसीज हैविंग ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर डायामैग्नेटिक। जिसमें सारे के सारे पेयर्ड हैं तो डायामैग्नेटिक हो जाएगा, अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक होगा। अनपेयर्ड में कम, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी ही ज़्यादा रहेगी वो उतना ही स्ट्रॉन्गर पैरामैग्नेटिक होगा।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में ही है, तो द मैग्नेटिक मोमेंट इज डिटरमाइंड बाय द फॉर्मूला। यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी एक आध गो मिल सकता है, तो याद रखिएगा कि मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इक्वल्स टू रूट अंडर n इंटू एन प्लस टू बी एम। अब यहाँ पर n जो है ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या है और bm जो है इसको हम लोग कहते हैं बोर मैग्नेटन। ये आपका मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट होता है। तो नंबर के हिसाब से इसमें जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उतना, फिर उतना ही प्लस 2 करके मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट निकालिएगा तो उसका निकल जाएगा। अब यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 और इंटू मतलब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो उसके लिए कितना होगा, तो रूट अंडर 1 इंटू 1 प्लस 2 यानी 3, तो 1 इंटू 3 मीन्स 3 हो गया, तो रूट 3 का 1.732 होता है। तो यानी उसका अगर 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो उसका मैग्नेटिक मूवमेंट कितना हो जाएगा, तो मैग्नेटिक मूवमेंट हो जाएगा 1.732 bm। ऐसे ही निकालते हैं। फिर 2 का हो तो n इक्वल्स टू 2 निकाल सकते हैं, जितना दिया वो निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है कि मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स आर यूज्ड एज कैटलिस्ट। ये कैटलिस्ट के कैटेलिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, हम लोग पहले भी देखे थे। इसका कारण क्या है कि बिकॉज दे शो वेरिएबल OS मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड हैव एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेज। इसमें ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तरह तरह के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बना सकते हैं, फिर इनका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट पाया जाता है। और ये कॉम्प्लेक्स बनाने का मतलब कि इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स कई तरह के बना सकते हैं, इसलिए इनका यूज हम लोग कैटलिस्ट के रूप में करते हैं। जैसे आप पहले पढ़ चुके हैं कि फाइनली डिवाइडेड आयरन जो है उसको हेबर प्रोसेस में हम लोग यूज करते हैं कैटलिस्ट के रूप में। फिर ऐसे ही है अमोनिया के प्रोडक्शन के लिए, फिर V2O5 है कॉन्टैक्ट प्रोसेस में H2SO4 के लिए करते हैं आप। तो ऐसे ही डिफरेंट टाइप के जो इंडस्ट्रियल रिएक्शंस होते हैं तो उसमें हम लोग कैटलिस्ट के रूप में इसका यूज करते हैं। रीजन क्या है, तो रीजन है कि उनका ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने की उसमें टेंडेंसी पाई जाती है, और मोरोवर ये साइज में छोटे होते हैं। तो इसके कारण जो डिफरेंट रिएक्टेंट्स होते हैं तो इनके सरफेस पर एडजॉर्प्शन के द्वारा नज़दीक आ जाते हैं। तो इसमें एबिलिटी होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा एटम्स को अपने सरफेस पर कलेक्ट कर लें और उनके बीच में जो बॉन्ड्स हैं उनको तोड़ते हैं, न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करते हैं। फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म कलर्ड आयंस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन d ऑर्बिटल्स एज दे कैन अंडरगो dd ट्रांजिशन by absorbing color from visible region and radiating complementary color। अब ये होता क्या है कि ये ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं इसमें d ऑर्बिटल इनकम्प्लीट होता है, अनपेयर्ड होता है, उसमें बहुत इलेक्ट्रॉन, तो आपस में उनके एनर्जी लेवल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, तो आपस में dd ट्रांजिशन कर सकते हैं, यानी एक के d दूसरे में, दूसरे के d पहले में आ सकते हैं। और इसके कारण इस ट्रांजिशन में ये विजिबल रीजन ऑफ लाइट जो होता है उनके रेंज के फ्रीक्वेंसी के लाइट को ये ऑब्जर्व करते हैं और फिर उनमें से कॉम्प्लीमेंट्री कलर को रेडिएट करते हैं। तो इसलिए जब कलर रेडिएट करेंगे तो वो कलर हमको दिखता है, यानी उसका कलर पार्टिकुलर दिखाई देता है। तो ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं मोस्टली एक कलर्ड कंपाउंड होता है, कोई ना कोई स्पेसिफिक कलर होता है इनका। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 12 नंबर में कि दे फॉर्म कॉम्प्लेक्सेज ड्यू टू ए स्मॉलर साइज। अभी बात हम लोग किए कि ये कॉम्प्लेक्सेज बनाते हैं, तो क्यों बनाते हैं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, तो क्योंकि इनका साइज छोटा होता है, चार्ज के जो होते हैं कैटायन एनायन ज़्यादा होते हैं वैकेंट d ऑर्बिटल्स पर, तो हायर चार्ज ऑन कैटायंस एंड प्रेजेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल्स, जैसे Fe6 3 माइनस CuN3 होल 4 2 प्लस, ये सब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं और इनके नेमिंग का डिटेल्स हम लोग इसके बाद वाले नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात करेंगे वहाँ पर, तो वहाँ पर डिटेल्स में हम लोग समझेंगे, बस अभी यहाँ पर नोट्स के रूप में आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका
कि दे हैव लोअर वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल एंड देयर इज इरेगुलर वेरिएशन इन रिडक्शन पोटेंशियल ड्यू टू इरेगुलर वेरिएशन इन आयोनाइजेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी। यानी इनके आयोनाइजेशन एनर्जी में, हाइड्रेशन एनर्जी में वेरिएशन पाया जाता है इरेगुलर, इसलिए इनके इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल में भी वेरिएशन पाया जाता है और रिस्पेक्टिवली इनके रिडक्शन पोटेंशियल लोअर होते हैं। फिर दे फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स विच आर नॉन स्टेशियोमेट्रिक। अब देखिए इसमें कई तरह के कंपाउंड बनते हैं कि जैसे यहाँ पर जो नंबर दिया गया है ना, ये पॉइंट में भी मिलता है आपको, एटॉमिक नंबर जो होते हैं पॉइंट में भी मिलता है और ये नॉन स्टेशियोमेट्रिक होते हैं। यानी स्टेशियोमेट्रिक कांस्टेंट हुआ क्या कैलकुलेशन जो हम लोग करते हैं उस तरीके से इनका कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं। और ये एलॉय मेकिंग भी, इसके कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, आप याद रख सकते हैं। इसके बाद इनकी एक खास प्रॉपर्टी है कि ये एलॉय मेकिंग करते हैं। और एलॉय क्यों बनाते हैं ज़्यादा, तो इनका साइज स्मॉलर होता है और एलॉय ऐसे एटम के द्वारा बनाए जा सकते हैं, ऐसे अलग अलग एलिमेंट के द्वारा बनाए जा सकते हैं जिनके रेडियाई में 15% के अप्रॉक्स डिफरेंस होता है। तो दे ऑल्सो फॉर्म एलॉय ड्यू टू ए स्मॉलर साइज। एलॉयज आर फॉर्म्ड बाय द एटम्स विच मेटेलिक रेडियाई डिफर फॉर अबाउट 15% फ्रॉम ईच अदर। एक दूसरे से लगभग 15% का डिफरेंस तक होता है अगर, या उससे कम भी होता है, तो एलॉय आराम से बना सकते हैं। तो अब उनका सिमिलर साइज होता है, प्रॉपर्टी भी बहुत हद तक सिमिलर होती है, तो आपस में मिक्सअप हो जाते हैं। तो बिकॉज ऑफ सिमिलर रेडियाई एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल, एलॉयज आर रीडली फॉर्म्ड बाय दीज मेटल। तो चूँकि इसमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा नहीं होता है और बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके रेडियाई में या फिर हाइड्रेशन एनर्जी की बात करूँ, उनके साइज़ की बात करें तो उसमें ज़्यादा अंतर नहीं पाया जाता है, इसलिए आपस में मिक्सअप होकर के उनके एटम और एलॉय फॉर्मेशन कर लेते हैं। और इसके बाद एक तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स और हैं ऑक्साइड से रिलेटेड देख करके, और तब इनके कुछ कंपाउंड्स को देखेंगे। अब ये ऑक्साइड की बात करते हैं तो ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं वो डायरेक्ट ऑक्सीजन से हाई टेम्परेचर पर हीट करने पर ऑक्साइड में कन्वर्ट होते हैं। और इनके ऑक्साइड जो होते हैं डिफरेंट टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट में वेरिएशन होता है, तो इसमें इनके जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं। जो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट वाले यानी मीडियम ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जो होते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं नेचर में, और जो हाईएस्ट होते हैं वो एसिडिक होते हैं। तो याद रखिएगा कि उनका चूँकि ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करता है, तो वेरी करने में अगर लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो बेसिक, मीडियम या इंटरमीडिएट में है तो एम्फोटेरिक, और हाईएस्ट में होगा तो एसिडिक होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम वैनेडियम के ऑक्साइड को देखते हैं तो V2O3 होता है, बेसिक है लोअर स्टेज में, V2O4 है एम्फोटेरिक है, और V2O5 एसिडिक है नेचर में। इसके बाद हैलाइड की बात करें तो ट्रांजिशन मेटल के जो हैलाइड्स होते हैं वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में आयनिक होते हैं, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जब जाते हैं तो वो कोवैलेंट नेचर कहते हैं। फुलाइड्स जो होते हैं मैक्सिमम आयनिक होते हैं, जबकि कोलाइड और ब्रोमाइड जो होते हैं वो जनरली कोवैलेंट इन नेचर होते हैं। अब ये तो कुछ उनकी जनरल प्रॉपर्टी हुई। अब इसके बाद ये जो उसके इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स हैं, दो इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में हम लोगों को अपने सिलेबस के अनुसार पढ़ना है। एक है पोटेशियम डाइक्रोमेट और एक है पोटेशियम परमैंगनेट। तो हम एक एक करके देखेंगे। आज की वीडियो में हम लोग पोटेशियम डाइक्रोमेट को डिटेल्स में देख लेते हैं, और इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देख लेंगे आपके पोटेशियम परमैंगनेट को, और उसके बाद तब इनर ट्रांजिशन मेटल यानी ये ब्लॉक एलिमेंट के बारे में उसमें आगे कंटिन्यू रखेंगे। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होता है उसका फार्मूला होता है K2CR2O7। CR2O7 डाइक्रोमेट होता है और K2 के साथ लगा है, चूँकि इसकी वैलेंसी ओवरऑल चार्ज होता है -2 डाइक्रोमेट पर,
तो उसको कैंसिल करने के लिए K2 लगता है उसके साथ, तो K2Cr2O7 हो गया। तो अब यह बहुत ही कॉमनली यूज या आपके इंडस्ट्रियल यूज में भी है और लेबोरेटरी में भी बहुत ही कॉमनली यूज कंपाउंड है। तो इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल यूज इन लेदर इंडस्ट्री एंड एज ऑक्सीडेंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेनी एजो कंपाउंड्स। डाइक्रोमेट्स आर, अब ये जो होते हैं टाइट्रेशन में हम लोग ज़्यादा इसका यूज करते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट है और ये पोटेशियम परमैंगनेट है, दोनों यूज किए जाते हैं लैब में। तो ये जो डाइक्रोमेट्स होते हैं वो चाहे पोटेशियम का हो, यहाँ बेसिकली पोटेशियम का पढ़ना है लेकिन उसके साथ सोडियम या अदर भी डाइक्रोमेट्स आयन जो होते हैं, तो डाइक्रोमेट्स आर जनरली प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्रोमेट। और वो क्रोमेट कहाँ से, पहले क्रोमेट बनेगा तब क्रोमेट के बाद डाइक्रोमेट बनेगा। और वो क्रोमेट कहाँ से मिलता है, तो क्रोमेट आपको मिलता है क्रोमाइट ओर से। जैसे FeCr2O4 है आयरन क्रोमाइट, तो इस ओर से आपको पहले क्रोमेट मिलता है। और जब क्रोमेट होता है वो सोडियम और पोटेशियम कार्बोनेट। अब ये जो क्रोमेट मिलता है इसको जब सोडियम या पोटेशियम के कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराते हैं एक्सेस ऑफ एयर में, तो उससे हमको यहाँ पर सोडियम क्रोमेट मिलता है। यानी जब क्रोमाइट आयन का रिएक्शन हम कराए तो उससे हमको क्रोमेट मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए ये क्रोमाइट है, FeCr2O7 है और सोडियम कार्बोनेट के साथ इसका रिएक्शन कराए फ्री एयर में, ऑक्सीजन में एक्सेस ऑक्सीजन है, तो इससे आपको क्या बना, तो सोडियम क्रोमेट बना। और ये सोडियम क्रोमेट जो है इनसोलेबल है और यहाँ साथ में Fe2O3 बना, तो ये इनसोलेबल इन वाटर होता है, तो उसको फिल्टर करके निकाल देते हैं, CO2 आपकी बाहर निकल जाती है। तो ओवरऑल इससे जो सॉल्यूशन बना वो सॉल्यूशन किसका बना, सोडियम क्रोमेट का बना। तो याद रखिएगा रिएक्शन बहुत सिंपल है, थोड़ा लिखने में लंबा लग रहा है लेकिन आप इसको स्टेप में तोड़ करके समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये डाइक्रोमेट कहाँ से बनेगा, तो क्रोमेट से बनेगा। क्रोमेट कहाँ से मिलेगा, क्रोमाइट आयन से मिलेगा, क्रोमाइट ओर से मिलेगा। जैसे आपका आयरन क्रोमाइट का ये ओर है FeCr2O4। अब इस ओर के साथ अगर हम सोडियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एक्सेस एयर, तो इस कंडीशन में हमारा बनता है सोडियम क्रोमेट, CrO4 क्रोमेट को कहते हैं। और इसके साथ में Fe2O3 बना जो इनसोल्युबल इन वाटर है, तो उसको अलग कर लेते हैं आसानी से, CO2 आपका निकल जाता है, सॉल्यूशन के रूप में ये बचता है। अब ये जो सॉल्यूशन है बेसिकली येलो कलर का होता है, तो द येलो सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्रोमेट इज फिल्टर्ड एंड, अब फिल्टर करेंगे तो ये आपका निकल गया, एंड एसिडिफाइड विथ H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसको एसिडिफाइड करते हैं, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड मिलाएंगे तो उसमें एसिड की मात्रा बढ़ जाएगी, एसिडिफाइड हो जाएगा, तो एसिडिक कैरेक्टर आ जाएगा। तो टू गिव अ सॉल्यूशन फ्रॉम विच ऑरेंज सॉल्यूशन डाइक्रोमेट, तो डाइक्रोमेट का ऑरेंज सॉल्यूशन होता है, तो ऑरेंज सॉल्यूशन आपको मिलेगा क्या, तो सोडियम क्रोमेट लिए थे तो सोडियम का ही डाइक्रोमेट मिलेगा, यानी H2SO4 के साथ ट्रीटमेंट करने पर, रिएक्शन करने पर में मिला, तो वहाँ पर सोडियम डाइक्रोमेट का मिलेगा, जो पहले येलो सॉल्यूशन था तो अब ऑरेंज सॉल्यूशन हो जाएगा। तो Na2Cr2O7 इंटू 2H2O, इसको हम लोग क्रिस्टलाइज करके अलग निकाल सकते हैं। रिएक्शन क्या हुआ, तो 2Na2Cr O4 प्लस H2SO4 से 2H मिला, और ये हमारा बन गया Na2Cr2O7 प्लस 2Na निकल गया और आपका H2O बन गया। तो अब इस रिएक्शन के बाद यहाँ जो मिला सोडियम डाइक्रोमेट, तो ये सोडियम डाइक्रोमेट पोटेशियम डाइक्रोमेट के रेस्पेक्ट में ज़्यादा सोलेबल होता है, तो और पोटेशियम डाइक्रोमेट कम सोलेबल है। तो इस कंडीशन में अब इससे हमको पोटेशियम डाइक्रोमेट प्राप्त करना है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग कि इसमें KCl पोटेशियम क्लोराइड को मिला करके रिएक्शन कराते हैं। तो एज सोडियम डाइक्रोमेट इज मोर सोलेबल दैन पोटेशियम डाइक्रोमेट, therefore potassium dichromate is prepared by
ट्रीटिंग द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट, ये सॉल्यूशन विथ पोटेशियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो रिएक्शन में क्या बनता है, तो Na2Cr2O7 यानी सोडियम डाइक्रोमेट प्लस 2 KCl पोटेशियम क्लोराइड। तो अब ये पोटेशियम जो है सोडियम को रिप्लेस कर देता है, तो यहाँ पर हो जाता है K2Cr2O7 और प्लस में 2 NaCl बन जाता है साल्ट। तो अब ऑरेंज क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट क्रिस्टलाइज आउट। अब इससे जो क्रिस्टल निकलते हैं ऑरेंज कलर में निकलते हैं, इसको निकाल लिया जाता है। सॉरी। अब ये क्रोमेट और डाइक्रोमेट, क्रोमेट में CrO4 और डाइक्रोमेट में Cr2O7, तो ये दोनों जो होते हैं आपस में इंटर कन्वर्टेबल हैं, यानी एक्वस सॉल्यूशन में जब रखा जाता है तो क्रोमेट से डाइक्रोमेट और डाइक्रोमेट से क्रोमेट बनते रहते हैं। और वो किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, तो सॉल्यूशन के pH पर डिपेंड करेगा। द OS ऑफ क्रोमियम इज, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों में जो होता है क्रोमियम का, चाहे क्रोमेट में हो या डाइक्रोमेट में हो, दोनों में सेम होता है। कन्वर्जन में आप देख लेते हैं कि 2Cr O4 है, क्रोमेट है, H+ आयन एसिडिक में मिला, pH वैल्यू कम होगा 7 से, एसिडिक में मिला तो pH वैल्यू कम था, तो उस कंडीशन में क्या बना है, Cr2O7 बन गया है। यानी क्रोमेट को जब हम ऐसे सॉल्यूशन में रखते हैं जो बेसिकली एसिडिक हो, तो उससे हमारा डाइक्रोमेट बन जाता है। यहाँ भी आपका वही हुआ था, क्रोमेट से डाइक्रोमेट बना था तो एसिडिक के सॉल्यूशन के कारण बना था। इसके विपरीत अगर हमारा लिए हैं डाइक्रोमेट और आपका मीडियम बेसिक है, यानी एक्वस सॉल्यूशन का pH वैल्यू 7 से ज़्यादा है, बेसिक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये Cr2O7 जो है वो फिर CrO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी डाइक्रोमेट है, बेसिक मीडियम में कन्वर्ट हो जाएगा क्रोमेट में, और क्रोमेट है जब उसको एसिडिक मीडियम में रखेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारा डाइक्रोमेट में। तो याद रखिएगा कि क्रोमेट को जब हम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर एसिडिक मीडियम चाहिए। क्रोमेट को डाइक्रोमेट में कन्वर्ट करने के लिए, यानी C को D में करने के लिए A चाहिए, तो और उसी तरीके से डाई है तो उसको क्रोमेट में करना है तो उसके लिए B चाहिए। तो DBC शॉर्ट में याद रख सकते हैं। D मतलब डाइक्रोमेट को B मीन्स बेस में रखेंगे तो C यानी क्रोमेट बनेगा। DBC का मतलब क्या हुआ, तो डाइक्रोमेट को जब बेसिक मीडियम में रखेंगे तो वहाँ पर क्रोमेट बनेगा। या फिर कैड याद रख सकते हैं, कैड CAD, यानी क्रोमेट को जब हम एसिडिक मीडियम में रखेंगे तो D यानी डाइक्रोमेट बनेगा। तो आप उधर वाला रख लीजिए याद कि DBC याद रख लीजिए, चाहे BDC भी याद रख सकते हैं। बहुत कॉमन पोस्ट है आपका BDC, ब्लॉक डेवलपमेंट वाले जो होते हैं तो उनके मीटिंग में जो होते हैं ब्लॉक स्तर पर जो लेवल होता है BDC, तो उसी तरह से इसको भी याद रखते हैं कि B यानी बेसिक मीडियम में, D मतलब डाइक्रोमेट क्या देता है, तो C यानी क्रोमेट देता है। तो एक कन्फर्म रहेगा तो दूसरा आप आसानी से लिख सकते हैं उसका इक्वेशन। अब इसके बाद इसकी कुछ और प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अब देखिए K2Cr2O7 की प्रॉपर्टी की जब हम बात करते हैं तो इसके पहले जस्ट हम लोग जो रिएक्शन देखे हैं कि क्रोमेट और डाइक्रोमेट pH वैल्यू के अनुसार आपस में इंटरचेंजेबल होते हैं। अगर क्रोमेट है और उसको एसिडिक मीडियम में रखा जाता है, pH 7 से कम रखा जाता है तो डाइक्रोमेट में बदल जाता है, CAD वाला। और BDC में याद रखे थे कि अगर वो बेसिक मीडियम में रखा जाए तो डाइक्रोमेट क्रोमेट में बदल जाता है। तो ये इसका pH कैसे डिपेंड करता है, तो अगर pH आपका सॉल्यूशन एसिडिक है तो उसमें ही डाइक्रोमेट के फॉर्म में ही रहता है, यानी वो आपको ऑरेंज कलर देता है। और
जब यह बेसिक में रखा जाता है तो बेसिक में ये क्रोमेट में कन्वर्ट कर जाता है। क्रोमेट में कन्वर्ट करने के कारण इसका कलर येलो हो जाता है। तो इट्स कलर डिपेंड्स अपॉन द pH ऑफ द सॉल्यूशन। इन एसिडिक pH इट इज़ ऑरेंज, व्हाइल इन बेसिक pH इट इज़ येलो। क्यों? तो येलो इसलिए हो गया कि वहाँ पर क्रोमेट बन जाता है, CrO4 बन जाता है। इसके बाद इसका जनरल यूज हम लोग आपको केमिकल में टाइट्रेशन के रूप में करते हैं। तो इट इज़ यूज एज प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस इन एसिडिक मीडियम। तो उसमें टाइट्रेशन में Cr2O7 है, 2- इस पर चार्ज है, 14H+ लिया और 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2Cr3+ बन जाता है और 7H2O निकलता है। अब इसी रिएक्शन का यूज करते हुए हम लोग कुछ रिएक्शन करा सकते हैं। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो इट एक्ट्स एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। 10 एसिडिफाइड K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजेज सल्फाइड्स को सल्फर में कन्वर्ट करता है। Fe2 साल्ट है तो उसको Fe3 साल्ट में कन्वर्ट कर देता है। आयोडाइड है तो उसको आयोडीन में कर देता है। नाइट्राइट्स है तो उसको नाइट्रेट्स में कर देता है। तो इसके रिएक्शन चारों को देखिए, जैसे यहाँ पर डाइक्रोमेट है, सल्फाइड H2S है, 4H+ एसिडिक मीडियम से लिया गया, H+ जहाँ जहाँ आ रहा है सब एसिडिक मीडियम से आ रहा है, तो इसको कर दिया 2Cr3+, तो इस सब में निकलेगा और H2O सब में निकलेगा। बैलेंस कंडीशन के अनुसार आपको बैलेंस करना है। और यहाँ पर जैसे H2S है तो इसको सल्फर में कर दिया, हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, नहीं ऑक्सीडेशन हुआ। फिर यहाँ पर भी देख रहे हैं कि Fe2+ है, इसको Fe3+ में कन्वर्ट किया। यहाँ पर आयोडाइड है, इसको आयोडीन में कन्वर्ट किया। तो ये सब में क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन हट रहे हैं, यानी पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। फिर यहाँ पर देख रहे हैं कि NO2 है तो इसको NO3 में कन्वर्ट कर दिया, ऑक्सीडाइड कर दिया। इसी तरीके से ये SN2+ है तो उसको भी SN4+ में ऑक्सीडाइज करता है। तो आप ऐसे रिएक्शन भी लिख सकते हैं या केवल हाफ रिएक्शन ही अपना दे सकते हैं, जैसा कि आपको बुक में भी दिया गया हुआ है। अब इसके बाद इन दोनों के मोलिकुलर स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो मोलिकुलर स्ट्रक्चर में जो क्रोमेट होता है वो बेसिकली टेट्राहेड्रल होता है, जबकि डाइक्रोमेट में 2 टेट्राहेड्रल मोलिक्यूल जो होते हैं क्रोमेट के, वो आपस में CrO-Cr बॉन्ड से जुड़े होते हैं। मतलब एक का Cr इधर O और फिर इधर का भी Cr जुड़ जाता है, और इन दोनों CrO बॉन्ड के बीच में एंगल बनता है आपका 126 डिग्री, 179 पिकोमीटर इसका ये रेडियस होता है। तो अब यहाँ पर देखिए, ये हो गया हमारा Cr सेंट्रल मेटल एटम, और यहाँ पर 4 O मिल गए तो ये आपका टेट्राहेड्रल बन गया। उसी तरीके से इक्रोमेटाइन के लिए हो गया। और उसी तरीके से डाइक्रोमेटाइन में देखते हैं तो ये भी टेट्राहेड्रल था, ये भी टेट्राहेड्रल था, लेकिन बीच में एक ही ऑक्सीजन रहता है, 2 ऑक्सीजन नहीं रहते हैं, एक ऑक्सीजन रहता है। टोटल 7 होते हैं, जबकि इसमें डबल करते तो 8 होता है, तो 7 रहते हैं। और इसमें CrO और इधर से भी CrO बना, तो इनके बीच में 126 डिग्री का एंगल बनता है, और ये 179 पिकोमीटर इसका है बॉन्ड लेंथ। तो अब इसके बाद हमारा ये KTCr2O7 वाला जो टॉपिक है ये पूरा हुआ। इसके बाद अगले वीडियो में मिलते हैं, तो वहाँ पर हम लोग पोटेशियम परमैग्नेट की बात करेंगे, और उसके बाद कुछ इनर ट्रांजिशन मेटल के कुछ जनरल प्रॉपर्टी की बात करेंगे, और तब हमारा ये चैप्टर कंक्लूड होगा। और इसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चंस को देखेंगे, इन टेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अगर चैनल पर अभी तक आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल रहा, अच्छा लगा, तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स में। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।